हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आपको बहुत से नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करने की अच्छी अप्रोच भी पता लगेगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। इसमें कहता है 6 मैरिड कपल्स आर स्टैंडिंग इन ए रूम, यानी कि एक रूम है उसमें 6 मैरिड कपल है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। ये मैंने 6 सर्कल बना दिए और ये 6 सर्कल, एक सर्कल के अंदर मान लो ये मैरिड कपल है, एक हस्बैंड एक वाइफ, एक हस्बैंड एक वाइफ, ऐसे 6 कपल है। यानी कि टोटल कितने पर्सन हो गए ये बच्चों, 12 पर्सन हो गए। ये तो आप समझ गए बात। इनमें से हमारे को क्या करने हैं, 4 पर्सन को चूज करना है। द चांस यानी कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट एग्जैक्टली वन मैरिड कपल इज अमंग द 4, यानी कि जो आप 4 पर्सन को सिलेक्ट करोगे ना, उसमें से क्या हो, सिर्फ एक मैरिड कपल हो। एक क्या हो बच्चों, मैरिड कपल हो, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो देखो कितने मैरिड कपल है आपके सामने, 6। 6 में से आप कोई एक चूज कर लो, 6 में से कोई एक चूज कर लो। वन मैरिड कपल को चूज करने के कितने चांस है आप बताओ। वन मैरिड कपल को चूज करने के 6 में से 1 यानी कि 6 चांस है। आप किसी भी एक सर्कल को चूज कर लो, 6 में से एक सर्कल चूज करना है, कितने आपके पास चॉइस होती है, 6 होती है। अब देखो आपने एक सर्कल मान लो सिलेक्ट कर दिया ये वाला, तो बाकी ये कितने परसेंट बच गए बच्चों, 10। ये बच गए 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है कि इन बचे हुए 10% में से कोई 2% और सिलेक्ट कर लो और अपना क्वेश्चन खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसने क्या कहा था, वन मैरिड कपल। अब जैसे मान लो ये जो 10% बच गए, इसमें 5 बॉयज है, B1 B2 B3 B4 और B5, और 5 ही गर्ल्स है ना, क्योंकि कपल है ये, G3 G4 और G5। और हम इस तरह से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि बॉय 1 की जो वाइफ है वो G1 है, B2 की वाइफ G2 है, यानी कि ये कपल है ना, ये ऐसे कपल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इन 10 में से कोई भी 2% सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है फिर तो ये B2 और G2 आ जाए, मतलब ये तो कपल हो जाएगा। लेकिन कपल तो आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है, एक करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब ये है, आप ये कहो कि या तो इन पांचों बॉयज में से कोई 2 बॉयज सेलेक्ट कर ले। बताओ एक चांस तो क्या हो सकता है कि 5 बॉयज में से 2 बॉयज सेलेक्ट कर लो, 5C2 10, 5C2 यानी कि 10। यानी कि 5 बॉयज में से अगर आप 2 बॉयज सेलेक्ट कर लोगे तो बात बन गई ना, एक कपल आ गया और दूसरा कपल हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 दोनों लड़के हैं। या फिर आप कह सकते हो कि पांचों गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर लो, तब भी कपल नहीं बनेगा, है ना। पांचों गर्ल में से अगर आप 2 गर्ल सेलेक्ट करोगे तब भी तो कपल नहीं बनेगा ना। अब एक केस ये भी तो हो सकता है कि आप एक बॉय सेलेक्ट करो और एक गर्ल सेलेक्ट करो, लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो देखो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, है ना, ये 3 हो गए। अब फोर्थ केस में डिस्कस कर रहा हूँ, केस नंबर 4। केस नंबर 4 यानी कि जो ये तो केस हो गया एक मैरिड कपल लेने का, ये जो 6 चांस है ना, ये तो है बच्चों एक मैरिड कपल चूज करने का। और ये मेरे क्या है, केसेस बना रहा हूं मैं बाकी 2% के लिए, है ना। ये क्या है, केसेस फॉर रिमेनिंग 2%। एक केस तो हो सकता है कि मैं दोनों के दोनों मैन सेलेक्ट करूं, एक केस हो सकता है कि मैं दोनों के दोनों वुमेन यानी कि गर्ल सेलेक्ट करूं, एक हो सकता है एक मैन एक वुमेन। एक मैन, 5 में से एक मैन करोगे तो 5C1 हो गया। 5 में से बच्चों एक अगर आप बॉय सेलेक्ट करोगे तो 5C1 हो गए। लेकिन आपने जिस बॉय को सिलेक्ट कर लिया ऊपर वाले 5 में से, उसकी वाइफ को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। मान लो आपने B1 को सिलेक्ट किया तो G1 को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो बाकी कितनी गर्ल्स बच गई, 4। तो इन 4 में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, तो ये कितना हो गया, 5 × 4 यानी कि 20। तो कहने का मतलब टोटल आपके केस कितने हो गए, यानी कि फेवरेबल केसेस की हम बात करें तो एक तो मैरिड कपल यानी कि 6 इन 2, इनमें आपकी चॉइस है जो आप बाकी 2 बचे पर्सन को सिलेक्ट करोगे, या तो ये 10 चॉइस या ये वाली 10 या ये वाली 20, यानी कि 6 × 40। आपको ये बात समझ आ गई मेरी, 6 × 40 मैंने क्यों लिखा। यानी अगर ये क्वेश्चन परमोटेशन के अंदर पूछा जाता कि ऐसे 4 पर्सन सेलेक्ट करने के कितने वेज है, तो बच्चों कितने हैं, 240 वेज है। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। फेवरेबल तो हो गया 6 × 40, टोटल, टोटल का मतलब क्या है, 12 में से आपको कोई भी 4% सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 12C4। तो बस इस क्वेश्चन का यही आंसर आ जाएगा। 12C4 कैसे सोल्व करते हैं, 12 11 10 9 बाई 4 फैक्टोरियल होता है 24। 24 को मैं लिख देता हूँ ऊपर, तो आंसर अपना कितना आ गया, 6। 6 ये कट जाएगा 2 पे, 2 ये कट गया बच्चों 12 पे, 10 10 4 जा, 3 जा, और ये किस पे कटेगा, 4 4 4 जा कितना हो गया 16, और नीचे कितना आ गया बच्चों 33, 16/33। तो यानी कि अब आप दोबारा इस क्वेश्चन को सुनोगे ना, इस वीडियो को 2 मिनट की, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आपको बताया हुआ है ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है
जिनके रूट्स का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बच्चों, आप एक बात समझो, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप चेंज कर देते हो तो डेफिनेटली वो इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन आप कहते हो कि इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब उसके रूट्स भी चेंज नहीं होने चाहिए, उसके रूट्स पहले जैसे थे बिल्कुल एज इट इज वैसे ही रहने चाहिए। तो अब आप चार मेरे को ऐसी इक्वेशन बता दो, चार इक्वेशन होती है ऐसी, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कौन कौन सी होती है, जिनके जो रूट्स होते हैं ना, अगर आप उन रूट्स का स्क्वायर कर दो तो उस रूट पे कोई फर्क ना पड़े। यानी कि रूट पहले अगर 1 था तो अब भी क्या रहेगा बच्चों, 1। आप ये बताओ, दो रूट है मान लो, एक अल्फा और एक बीटा। मैं कहता हूँ अगर एक रूट इक्वेशन का अल्फा है और अल्फा अगर 1 है और बीटा अगर 1 है, तो अगर आप इनका स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और दूसरे वाले 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जिस इक्वेशन के रूट 1 और 1 है, अगर इन रूट्स का आप स्क्वायर कर दोगे तो फिर दूसरी इक्वेशन के जो रूट रहेंगे वो भी तो क्या रहेंगे, 1 और 1 ही रहेंगे। तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रूट आप क्या ले सकते हो बच्चों, 0 और 0। क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे तब भी 0 और दूसरी वाली 0 का स्क्वायर करोगे तब भी 0। ऐसे ही एक बच्चों 0 और एक रूट क्या हो, 1। अब कई बच्चे कह देते हैं एक रूट -1 ले लो, दूसरा भी -1 ले लो। बच्चों -1 जिसके रूट होते हैं, जब उनका आप स्क्वायर करोगे तो इक्वेशन के रूट क्या बन जाएंगे, 1 और 1, तो वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हो ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा की पावर 4, वो तो ओमेगा ही होता है, यानी कि रूट वही रहेंगे। ठीक है। तो ये चार ऐसी इक्वेशन होती है जिनके रूट्स का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे ये पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चूज किया गया है कहाँ से, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स। यानी कि इन चार में से एक इक्वेशन को सिलेक्ट किया गया है। प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, दैट द चूजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, कि जो इन चार में से आप एक इक्वेशन सिलेक्ट करोगे ना, उसके रूट्स बच्चों क्या होंगे, इक्वल। तो देखना 1 1 इक्वल रूट है, 0 0 इक्वल रूट है, तो फिर दो इक्वेशन ऐसी होगी चार में से, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2। अब एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि इक्वेशन ऐसे भी तो ले सकते हैं कि एक रूट जिसका 1 हो और एक रूट 0। बच्चों नहीं, 0 1 ले लो चाहे 1 0 ले लो, इक्वेशन तो वही रहेगी ना। आप अल्फा को 1 कहो, बीटा को 0 कहो, या अल्फा को 0 कहो, बीटा को 1 कहो, इक्वेशन पे थोड़े फर्क पड़ेगा। इसी तरह से तो फिर हम ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन का केस है। ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि एक रूट 1 है दूसरा 0 है, या पहला 1 है दूसरा 0, या पहला 0 दूसरा 1, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार ही इक्वेशन ऐसी होती है जिनके रूट्स का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन चारों में से आपको जो इक्वेशन सिलेक्ट करनी है ना, उसके रूट कैसे होने चाहिए, इक्वल। दो ऐसी इक्वेशन है, तो आंसर आएगा 2/4। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, एक क्वाइन को 3 बार उछाला गया, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हेड हैज अकर्ड, यानी कि कम से कम एक हेड तो आया है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल हैज अकर्ड। ये कौन सा क्वेश्चन होता है बच्चों, गिवन दैट और क्वेश्चन आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत डिटेल के अंदर मैंने पूरा लेक्चर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको समझाया है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हैज अकर्ड, इफ जिसके आगे लग जाता है, इफ कह दो या गिवन दैट कह लो, यानी कि वही आपका क्या होता है बच्चों, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होता है। मैंने आपको बताया हुआ ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूला लगाए भी सोल्व किया जा सकता है। मैं आपको बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। यानी कि ये पूरा सैंपल स्पेस है जिसमें कम से कम एक हेड आया है। बच्चों जब 3 क्वाइन को आप उछालते हो, टोटल केसेस कितने होते हैं बताओ, 8 होते हैं ना। टोटल केसेस कितने होते हैं, 8। कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो हेड हेड, पहले मान लो मैं यहाँ पे हेड 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 लिख देता हूँ। ठीक है। हेड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, और फिर हेड टेल और हेड, फिर टेल टेल टेल, टेल और टेल और हेड, फिर टेल हेड और हेड, और फिर टेल हेड टेल, अल्टरनेटिव। ये 8 केस होते हैं। बट आपको कौन से केस लेने हैं सैंपल स्पेस में, कि कम से कम एक हेड तो बच्चों आए, यानी कि तीनों टेल वाला केस आपको इग्नोर कर देना है। तो यानी अपने सैंपल स्पेस में कितने केस हो गए, 7। अब इन 7 में से आपको वो केस छांटना है जिसमें कम से कम एक टेल तो आए, कम से कम एक टेल। तो यानी कि बच्चों ये 3 हेड वाला केस नहीं रहेगा, तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे बताओ, जिसमें कम से कम एक टेल जरूर आपको दिखाई दे रहा है। 6 है ना, इसको छोड़ दो तो, है ना, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 6/7, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो ऐसे हम बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं, अगर आप मतलब समझ गए मेरी बात का, कि जो कंडीशन लगी होती है उसी को आपको सैंपल स्पेस मानना है,
और उसी सैंपल स्पेस में से आपको अपने फेवरेबल केसेस सिलेक्ट करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है राजधानी एक्सप्रेस स्टॉप्स एट 6 इंटरमीडिएट स्टेशन। इंटरमीडिएट स्टेशन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे आपने मान लो हिसार से दिल्ली आप ट्रेन से जा रहे हो, तो हिसार से दिल्ली जाते वक्त जो बीच में स्टेशन आते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट स्टेशन कहलाते हैं। तो राजधानी एक्सप्रेस कितने स्टेशन पे रुकती है? बीच में 6 स्टेशन पे। इंटरमीडिएट जैसे हिसार से दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली जो स्टेशन है वो इंटरमीडिएट नहीं कहलाएगा। हिसार और दिल्ली के बीच में जो स्टेशन आते हैं ना, उनको इंटरमीडिएट बोला जाता है। बिटवीन कोटा एंड मुंबई, यानी कि इस ट्रेन ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी कोटा से और ये जाएगी कहाँ तक? मुंबई तक, ये राजधानी एक्सप्रेस। और बीच में कितने बच्चों इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं? 6। यानी कि हम ये बना देते हैं छोटा सा डायग्राम, तो आपके माइंड में रहे कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ये 6 हमने स्टेशन बना दिए। अब ये क्या कहता है? 5 पैसेंजर्स बोर्ड एट कोटा, यानी कि कोटा से जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई तो 5 पैसेंजर्स इसके अंदर चढ़े। कौन कौन से? मान लो ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 पैसेंजर बैठ गए ट्रेन में। ईच पैसेंजर्स कैन गेट डाउन, मतलब ट्रेन से नीचे उतर सकता है एट एनी स्टेशन टिल मुंबई। यानी कि कोटा से बैठे, हो सकता है वो कोटा से जो अगला स्टेशन आएगा उसी पे उतर जाए, हो सकता है उससे अगले पे उतर जाए, या हो सकता है उसको मुंबई जाना हो। मतलब कि 5 पैसेंजर बैठे हैं, तो ये थोड़े कि एक पैसेंजर ए कहेगा मैं पहले स्टेशन पे उतरूंगा, तो बी कहेगा मेरे को दूसरे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी स्टेशन पे उतरे। अगर सबका मन करे तो सबके सब पहले स्टेशन पे उतर जाए, या सबके सब लास्ट स्टेशन पे भी उतर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर पहले स्टेशन पे ए उतरेगा तो बी नहीं उतरेगा या सी नहीं उतरेगा, कोई कहीं पे भी उतर सकता है। ये लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 पैसेंजर्स विल गेट डाउन एट डिफरेंट स्टेशन। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पांचों के पांचों पर्सन है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे उतरेंगे। बच्चों पहले तो ये बताओ टोटल केस कैसे निकालते हो आप? टोटल केसेज यानी कि सारी पॉसिबिलिटी। जो पहला ए पर्सन है ना, ए, ये कितने स्टेशन पे उतर सकता है? देखो आप 6 मत काउंट करें ना, 6 तो इंटरमीडिएट हो गए, और एक मुंबई भी तो उतर सकता है ना, एक खुद मुंबई हो गया। तो यानी कि ए पर्सन जो है बच्चों, वो कितने स्टेशन पे उतर सकता है? 7 पे। ऐसे ही बी भी कितने पे उतर सकता है? 7 पे। सी भी 7 पे। डी भी इंडिपेंडेंट है, और ई भी कितने पे उतर सकता है? 7 पे। यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 7 की पावर 5। ये तो क्या हो गया बच्चों? टोटल केसेज। बट फेवरेबल केसेज का मतलब आपको ये बताना है कि ये पैसेंजर उतरे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे उतरे। कहने का मतलब अगर ए उतरेगा, मान लो पहले ए के पास बच्चों उतरने के लिए कितनी चॉइस आप मेरे को बता दो? 7 चॉइस है ना, कहीं पे भी उतरे। लेकिन फिर अगर बी उतरेगा तो उसके पास चॉइस कितनी बच जाएगी? 6। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डिफरेंट स्टेशन पे उतारना है। तो अगर ए मान लो इस स्टेशन पे उतर गया, तो अब बी नहीं उतर सकता इस स्टेशन पे। क्यों? हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि पांचों पर्सन डिफरेंट स्टेशन पे उतरे। तो अब सी कितने पे उतर सकता है? 5 में से किसी एक पर। डी 4 में से किसी एक पर। और ई बच्चों कितने उतर सकता है? 3 में से किसी एक पर। तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए अपने? इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7, 6, 5, 4, 3। और इसी को आप दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? 7p5 बोलते हो ना इसको, 7p5। आप सोल्व करके देखो 7p5 क्या होता है? 7 फैक्टोरियल, 7 में से 5 गया 2 फैक्टोरियल, तो वही होता है 7 से लेके कितना बच्चों? 3 तक इसकी मल्टीप्लाई। तो फिर अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बताओ? 7p5 डिवाइड बाय 7 की पावर 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से मतलब आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्या कहता है इसमें? ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है। देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ध्यान से समझो, ग्रेटेस्ट वैल्यू पी ए ओब्लिक बी की क्या होगी? आप समझो पी ए ओब्लिक बी बच्चों क्या होता है? फॉर्मूला लगाओ पहले तो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। अब देखो पी ऑफ बी तो फिक्स है 0.8, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी फिक्स नहीं है। ये पता ही नहीं अपने को क्या हो सकता है। बट आपसे एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं पूछी गई। क्या पूछी गई है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? बच्चों आप एक बात बता दो मेरे को, जब डिनोमिनेटर फिक्स है और आप इस फ्रैक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम करना चाहते हो, तो न्यूमिनेटर क्या कर दो? मैक्सिमम कर दो। जब न्यूमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर फिक्स अगर है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। और अपने को मैक्सिमम करनी है। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आप इसको प्रोबेबिलिटी छोड़ो, सेट सोच लो। ए सेट के अंदर आप ये मान लो 6 एलिमेंट है, आप इसको ऐसे समझो। और बी सेट के अंदर बच्चों कितने हैं? 8 एलिमेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ए सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 8 एलिमेंट है। इन दोनों में मैक्सिमम इंटरसेक्शन यानी कि मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ 6 ही हो सकते हैं ना भाई, ए में जितने एलिमेंट हो सकता है वो सारे के सारे बी में हो, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है मैक्सिमम। 6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि ए में जब एलिमेंट ही 6 है तो 6 से ज़्यादा कॉमन कैसे हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू बच्चों होती है ना, मिनिमम सबसे छोटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं। तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0.6, और नीचे कितना बच्चों 0.8, तो 6/8 यानी कि 3/4, और 3/4 को क्या बोलते हैं 0.75। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पे मतलब क्या है कि ए और बी, आप सेट के तरीके से समझो इसको। ए सेट में 6 एलिमेंट है, बी में 8 है, तो दोनों में मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं 6 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की क्या हो सकती है 0.6। मैंने लिख दिया और आंसर आ गया अपना। तो अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो कुछ लिखने की पेपर में जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आप इसका आंसर बता दोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ए और बी दो इवेंट है, पी ए दे रखी है, पी बी दे रखी है आपको, पी ए यूनियन बी भी दे रखी है। पी की वैल्यू बताओ कहता है जिससे कि ए और बी क्या हो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होती है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होती है, आप जानते हुए तो। अच्छा, पी ए यूनियन बी आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 0.7, और पी ए यूनियन बी का तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.7। पी ए कितना है बच्चों 0.4, पी बी कितना है पी, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो हम जानते हैं क्या होती है पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट है। तो 0.4 प्लस पी, पी ए की वैल्यू बच्चों 0.4, पी बी की वैल्यू कितनी पी, तो ये पी, इन दोनों में से पी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 0.4, और ये 0.4 उधर ले जाओ 0.3, ये बच्चों कितना हो गया 0.6, और 0.3 को 0.6 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसके अंदर। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ए और बी दो बच्चों क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ईच विद प्रोबेबिलिटी पी, पी जीरो नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बच्चों यहाँ पे कितनी है पी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितनी है पी है, और इंडिपेंडेंट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिखते हो पी ए इंटू पी भी लिख सकते हो। सारी चीज़ें लिख लो जो क्वेश्चन में गिवन है, आपको निकालनी क्या है, ये चीज़ निकालनी है पी ए ओब्लिक ए यूनियन बी। देखो यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, आप ओब्लिक वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, आप इसको एक इवेंट माना करो, इसको दूसरी इवेंट माना करो, है ना। जैसे पी ए ओब्लिक बी का फॉर्मूला आप क्या जानते हो बताओ, पी ऊपर तो दोनों इवेंट्स का क्या करते हो बच्चों इंटरसेक्शन लेते हो, नीचे क्या लिखते हो लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें बताओ इसमें क्या करोगे, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि एक तो ए है और एक क्या है बच्चों ए यूनियन बी है, और नीचे क्या लिखोगे पी ऑफ बी। अब आप बस मेरे को ये बता दो कि इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। देखो मैं वेन डायग्राम आपको बना के समझाता हूँ, बिल्कुल आसान होते हैं, वेन डायग्राम आपकी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। ये ए है और ये बी है। अच्छा, ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा हिस्सा होता है ना, दोनों सर्कल के अंदर जो हिस्सा आता है उसको क्या बोलते हैं ए यूनियन बी, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। इसका इंटरसेक्शन लेना आपको ए के साथ, ए सेट कौन सा है बच्चों ये है। आप मेरे को ये बता दो इस रेड वाले और इस पर्पल वाले हिस्से में कॉमन क्या है, ए ही तो है ना, ए क्या है बच्चों कॉमन, तो मतलब ऊपर क्या हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन दोनों में क्या कॉमन है ए कॉमन है ना, तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, नीचे में गलती से बी लिख गया, बी नहीं है, ये क्या है ए यूनियन बी है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला जो सेट है बच्चों वो क्या है ए यूनियन बी है, ठीक है ये हो गया। अच्छा, नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बस अब तो आप क्या करो फॉर्मूला पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पी दे रखी है, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी रख दो, ये भी पी है ये भी पी है, तो बच्चों ये क्या होगी पी स्क्वायर होगी क्या, तो पी अपॉन 2p माइनस पी स्क्वायर, नीचे से p कॉमन ले लो, 2 माइनस पी, पी से p कैंसिल हो गया क्योंकि p जीरो नहीं है ऐसा आपको गिवन है। आंसर क्या आ गया आपका 1/2 माइनस पी। अच्छा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्चुअली आप ये समझो कि ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों ए ही होता है, बस यही बात समझ गए डायग्राम से तो क्वेश्चन खत्म। ये उसके बाद ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या कहा गया है, 3 सेट का वेन डायग्राम अब मैं आपको समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है, फिर उसके बाद दो सेट में इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का, बी और सी का। आपको बतानी है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। बच्चों कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वे एलिमेंट जो ए में ना हो, बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में ना हो, सी कॉम्प्लीमेंट जो सी में ना हो,
तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में से किसी में ना हो, ना ए में, ना बी में, ना सी में। मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी ना तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, गलत आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपके क्लियर हो जाएंगे। ये मैं 3 सेट के लिए आपको वेन डायग्राम समझा रहा हूँ, ये हो गया। अब आपको ये पता है कि जो पूछा गया है ना, ये चीज़ पूछी गई है, ये कौन सा एरिया पता है, ये बाहर वाला है, मतलब ना तो ए में होना चाहिए वो वैल्यू, ना बी में और ना सी में। तो यानी कि इन तीनों सर्कल के जो बाहर वाला एरिया है ना बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो जो चीज़ें आपको गिवन है ना, आप वो लिख लो। आप एक फॉर्मूला पता है आपको, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का, वो क्या होता है बच्चों, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो आप सब जानते ही हो, माइनस ए इंटरसेक्शन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो गया 1, 0.9 हो गया, और 15, 21, 0.21 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका 0.69 आ गया है ना, 0.69। तो अब बच्चा ये समझ लेता है कि सर्कल के अंदर अगर 0.69 है तो सर्कल के बाहर कितना हो गया 0.31, और पहला आंसर डायरेक्ट टिक कर देगा बच्चों। नहीं, इसने ये कहीं नहीं कहा कि जो ये तीनों में कॉमन पोर्शन है, फॉर्मूला क्या होता है, अब तीनों में जो कॉमन पोर्शन है, मान लो इसको x मान लिया, तो वो ऐड भी करना होता है ना। अब ये क्या पता कि x कितना है, हमें तो नहीं पता, लेकिन इसका आंसर 0.31 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है ये कम से कम कितनी होगी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 0.31 हो सकती है अगर कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, तीनों में। लेकिन स्मॉलेस्ट पूछिए इसने, बच्चों स्मॉलेस्ट क्या होगी आप ये बता दो। देखो 0.69 है, पूरी प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, ये कंप्लीट रेक्टेंगल की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसमें से आप 0.69 तो घटाओगे, साथ में x और भी जुड़ेगा ना। अब ये आपको माइनस करना है, आप मेरी बात ध्यान से समझना। स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है इसकी, ये जो आंसर है ना, इस आंसर की बच्चों आपको क्या निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस आंसर की वैल्यू स्मॉलेस्ट कब होगी, जब 1 में से माइनस होने वाले जो ये एक्सप्रेशन है, ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये क्या होनी चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब ये तो फिक्स है, x अगर मैक्सिमम हो गया बच्चों, अगर x क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब x क्या है, जो तीनों में कॉमन है। आप एक बात बताओ, जो दो दो में कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है ना, 0.15, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, यानी कि 10 लिख देता हूँ, और इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 0.06 है। दो में कॉमन ये है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी एक सेट में 6 एलिमेंट है, दूसरे में 8 एलिमेंट है, तो दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 6। तो ये दो में कॉमन इतने इतने एलिमेंट है, तो मैक्सिमम देखो ये 15 है, आप ये समझ लो ये 15 है, ये 10 है और ये 6 है, तो मैक्सिमम तीनों में जो कॉमन हो सकते हैं ना बच्चों, वो कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 0.69 प्लस 0.06, तो यानी कि 0.75 हो गया। 1 में से 0.75 घटा दो 0.25। तो बस इस क्वेश्चन के जरिए आपको यही समझाना चाहता था कि इस x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 0.06 हो सकती है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। क्योंकि b और c दो सेट में अगर मैक्सिमम 6 एलिमेंट कॉमन है, आप ये मान लो, तो तीनों के अंदर अगर आप कॉमन देखोगे तो वो 6 से ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, है ना। b तीनों का मतलब क्या है, वो a में भी होने चाहिए, b में भी और c में भी। बट बी और सी में जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर 6 एलिमेंट कॉमन है, तो फिर तीनों में 6 से ज़्यादा कॉमन हो ही नहीं सकते। तो वही बात मैंने आपको यहाँ पे यूज़ करके बताया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 जो सर्कल्स 3 सेट होते हैं उनके वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन। अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन हम करते हैं। 2 फेयर डाइस उछाले हैं आपने एक साथ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन ऑफ देम, यानी कि जो 2 डाइस आप उछाल रहे हो, एक ये और एक ये, उनमें से एक पे तो बच्चों 2 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। ये नहीं कहा गया कि पहले पे 2 का मल्टीपल आए और दूसरे पे 3 का, नहीं, उन दोनों में से किसी एक पर 2 का मल्टीपल और दूसरे पे 3 का मल्टीपल, यानी कि 3 और 6। आप बताओ बच्चों, मैं कह देता हूँ कि पहले डाइस के ऊपर 2 का मल्टीपल आ गया, यानी कि 2 आ सकता है 2 का मल्टीपल, या 4 आ सकता है, या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। अच्छा, दूसरे के ऊपर फिर क्या लेके आना पड़ेगा आपको, 3 का मल्टीपल, यानी कि 2 के साथ हो सकता है 3 आ जाए, या 2 के साथ हो सकता है बच्चों 6 आ जाए। ये 4 के साथ हो सकता है 3 आ जाए, 4 के साथ हो सकता है 6 आ जाए, 6 के साथ हो सकता है 3 आ जाए, और 6 के साथ हो सकता है 6 आ जाए। अब बच्चा क्या मिस्टेक करेगा, बस वो ये 6 केस समझ लेता है और आपका आंसर आ गया। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, इसने ये कहीं नहीं कहा कि पहले डाइस पे 2 का मल्टीपल आएगा, दूसरे पे 3 का मल्टीपल आएगा। इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, मतलब कि ये 2 3 3 2 भी तो हो सकते हैं ना।
एक पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे देखो 3 का मल्टीपल। ये 2 6 6 2 तो भी तो हो सकता है। ऐसे ही ये देखो 4 3 का 3 4 बना दो, 4 6 का 6 4 बना दो, ठीक है। इसी तरह से 6 3 का बच्चों 3 6 बना दो, और 6 6 का 6 6 बना दो। बट ये तो कॉमन हो गया ना, पहले लिख चुके आप। ये टोटल 12 केस मत काउंट कर लेना। ये और ये 2 केस तो बच्चों सेम है ना, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए बताओ अपने? 11 हुए ना। फेवरेबल केसेस कितने हुए? 11। तो आंसर कितना आ गया? 11/36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, बट एक बार अगर आपने ध्यान से सुन भी लिया ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन। एक क्वाइन को आपने 2 बार उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अपीयर ट्वाइस। क्वाइन को 2 बार उछालते हो बच्चों, टोटल केस क्या होते हैं? या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल, या हेड टेल, या टेल हेड। टोटल केसेस कितने होते हैं? 4। प्रोबेबिलिटी आपको क्या बताना है कि हेड जो है ना वो 2 बार आएगा, मतलब हेड 2 बार आएगा। देखो एक ही है ना, तो आंसर कितना आ गया आपका? 1/4। क्वेश्चन खत्म। कुछ आसान क्वेश्चन भी करेंगे हम बीच बीच में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए जैक और एन एस फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना। 52 होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से या तो जैक ड्रॉ करना है या एस। जैक कितने होते हैं बच्चों? 4 कार्ड्स होते हैं। एस भी कितने होते हैं? 4। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना होता है, क्या ऐसा कोई कार्ड है क्या जो जैक भी हो और एस भी हो, यानी कि इन दोनों में कॉमन कोई ऐसा कार्ड नहीं होता बच्चों। जैक अलग होते हैं, एस अलग होते हैं, है ना। तो कितने हो गए ये आपके? 8। तो 8/52 4 पे काट दो, यानी कि 2/13 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कॉमन कुछ होते ही नहीं इन दोनों में, जैक और एस के अंदर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। ये कहता है एक सर्टेन मिसाइल है आपके पास, वो टारगेट को हिट करेगी 1/4 टाइम्स, यानी कि आप मिसाइल मान लो, मिसाइल फायर की जाती है तो वो टारगेट पे जाके लगेगी, उसके चांस कितने हैं? 1/4 है ना, यानी कि 4 मिसाइल अगर आप फायर करोगे तो एक निशाने पे जाके लगेगी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी कहती है। तो यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पी बोलते हैं ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये, वो कितनी है? 1/4। तो क्यू कितनी होगी बच्चों? 3/4। ये कहता है इस तरह की 4 मिसाइल आपने फायर की है, तो यानी एन कितना हो गया इस क्वेश्चन में? 4। 4 मिसाइल आपने सेम टारगेट के ऊपर फायर की। प्रोबेबिलिटी बताओ कि टारगेट विल बी हिट, यानी कि जो आपने मिसाइल फायर की है वो टारगेट पे जाके लगेगी एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो लगे ही लगेगी। बच्चों ये एटलीस्ट वन जो वर्ड है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं इतनी बार आपको क्लास में बताता हूँ कि एटलीस्ट वंस का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको रिवर्स मेथड से करेंगे। मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। आपको कम से कम एक बार निशाने पे उसको फायर करना है, यानी कि 1 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, या चारों के चारों बार। बट 4 प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना, इससे अच्छा है कि 0 की प्रोबेबिलिटी क्या कर दो बच्चों? माइनस, यानी कि एक बार भी वो निशाने पे नहीं लगेगी, एक बार भी निशाने पे नहीं लगेगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन पी आर, p रेज टू पावर r और q रेज टू पावर क्या होता है? n माइनस r, यही होता है। तो n कितना है? 4, p r कितना? 0, p कितना बच्चों? 1/4, और q कितना है? 3/4। इसकी पावर 0 और इसकी पावर कितनी आ गई? 4। तो 1 माइनस ये भी 1, ये भी 1। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 4 की पावर 4 होता है ये, माइनस करोगे ऊपर आ गया 175, नीचे आ गया 256। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप रिवर्स मेथड से करो, 1 में से प्रोबेबिलिटी हटा दो कि मिसाइल एक बार भी जो है ना टारगेट पे जाके नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है ऐसे। पहले तो इसका मतलब समझ लो। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्स इज दिस, इसका मीनिंग क्या है? एटलीस्ट वन, जिसको वेन डायग्राम अच्छे से आता है ना, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देगा। मैं वेन डायग्राम जब समझाता हूँ तो आपको पता है, ये मैं हर बार ये बात बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि या तो वो ए में हो एलिमेंट, या बी में हो, या दोनों में हो, मतलब कि कम से कम एक में तो हो। तो इस पूरे जो शेडिड पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, यानी कि दोनों में से किसी एक में तो हो, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हो ना, इसको क्या बोलते हो? ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको बच्चों गिवन है कितनी? 0.6। और अब ये दूसरी लाइन देखो, इफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विद प्रोबेबिलिटी 0.3, यानी कि ए और बी साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ, टुगेदर, एक साथ, यानी कि टुगेदर एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं का मतलब दोनों कॉमन, दोनों में क्या है बच्चों? ये कॉमन। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.3 दे रखी है। यानी कि अगर ऐसे लिख देता ना एग्जामिनर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाता। लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया तो आपके लिए मुश्किल हो गया, लेकिन आज के बाद नहीं लगेगा। एटलीस्ट वन जब भी गिवन हो तो यूनियन, और साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। आपको निकालनी क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन। और बच्चों ये होता क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि अगर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट लगा दो और बीच का साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। और इसका क्या मतलब होता है फिर?
इसका मतलब होता है आपको अगर ये निकालनी है तो फिर तो आपका आंसर ही आ गया। अगर आपको ये निकालनी है तो आपका आंसर ही आ गया ना, 0.4 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, खासकर एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए के अंदर। कभी वो लाइन के अंदर बिठाने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है अल्टरनेटिवली, कभी सर्कल के अंदर पूछ लेता है। अब देखना ये क्या कहता है क्वेश्चन में। 4 लेडीज है, 4 जेंटलमैन यानी कि 4 जेंट्स है, टेक सीट्स एट रैंडम अराउंड ए राउंड टेबल, यानी कि सर्कल के अंदर बैठे हैं ये 4 लेडीज और 4 जेंट्स। आपको देखो इन आगे वाले 7-8 क्वेश्चन से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये बता दो टोटल केसेस कितने होते हैं। टोटल केसेस 8 पर्सन को अगर सर्कल के अंदर अपने को बिठाना है तो टोटल केसेस कितने होते हैं, 7 फैक्टोरियल, आप सब जानते हो। n पर्सन को बिठाने के n-1 फैक्टोरियल होते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दे सीट अल्टरनेटिवली, यानी कि वो अल्टरनेटिवली बैठे, मतलब एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ एक पहली लेडी बैठ गई, यहाँ दूसरी लेडी, यहाँ तीसरी लेडी और यहाँ फोर्थ लेडी। 4 लेडी को आप ये बताओ सर्कल में, फेवरेबल केसेस लिख रहा हूँ मैं, सर्कल में कितने वेज में आप बैठा सकते हो उनको 4 लेडीज को, 3 फैक्टोरियल में। अब 4 लेडीज के बैठने के बाद जो बीच में गैप बन गए 1 2 3 4, इन 4 पे क्या बैठा दो, बॉयज को बिठा दो, तो वो कितने में बैठेंगे 4 फैक्टोरियल में। तो ये कितना आ गया बच्चों, मतलब ये आ जाएगा आंसर, फेवरेबल केसेस आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल 7, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दो, 6 से 6 कैंसिल कर दो, आंसर आ गया कितना 1/35। और ये आपका करेक्ट आंसर है। अब एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि लाइन में तो हम क्या करते थे, हम ये बोलते थे कि यहाँ पे देखो मैं बिठा रहा हूँ बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 और बॉय 4। अब लाइन के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता ना तो बच्चों मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि उसमें आंसर क्या होता। मान लो पहले गर्ल बैठती है, पहले गर्ल बैठ गई, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, यहाँ पे बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 और बॉय 4, यानी कि 4 जगह पे 4 फैक्टोरियल में गर्ल बैठती, 4 फैक्टोरियल में बॉयज बैठते। आंसर आ गया आपका 576। बट ये आंसर नहीं है आपका पूरे क्वेश्चन का। आपने गर्ल को बिठाया पहले, आप पहले बॉयज से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, बॉय 1 फिर गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, यानी कि 571। इसके भी केस आते, आंसर कितना आता आपका इन दोनों का एडिशन। समझ रहे हो आप मेरी बात, 1152 इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आपको पता है। लेकिन सर्कल में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि पहले लेडी को बिठाने के बजाय मैंने पहले बॉय को क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि बच्चों सर्कल के अंदर आप खुद बना के देखो, यहाँ पे आप B1 लिख दो, यहाँ पे आप क्या लिख दो B1, और यहाँ फिर लेडीज, यानी कि इसका ऑर्डर तो फिक्स है ही नहीं ना कि कौन कहाँ बैठेगा, वो तो कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो आप पहले बॉय को बिठाओ या पहले गर्ल को बिठाओ, तो सर्कल के अंदर बैठे हैं, बैठेंगे तो एक लड़का और एक लड़की ना साथ में, तो दोनों लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठ सकती, दोनों लड़के इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो सर्कल के केस में आपको ये केस कंसीडर नहीं करना कि पहले बॉय से स्टार्ट कर लो और एक बार पहले गर्ल से सिलेक्ट कर लो। वो आपको सिर्फ किस में करना है बच्चों, लाइन में। बस इसमें तो आपको क्या करना है, 4 लड़कियां 3 फैक्टोरियल पेज में, उनके बीच में जो 4 जगह बच गई वहां पे लड़के बिठा दो, बस बात खत्म होगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 1/35। अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 डाइस आपने थ्रो किए हैं, 6 डाइस बच्चों थ्रो करते हो तो टोटल केस कितने होते हैं आपको पता है ना। 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 करते हो तो 6 इंटू 6 करते हो, 3 करते हो 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हो, 6 करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 टाइम्स करते हो ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि डिफरेंट नंबर्स अपीयर ऑन ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी के ऊपर जो नंबर आएंगे ना बच्चों वो डिफरेंट आएंगे। आप मेरे को ये बता दो, ये मान लो 6 डाइस आपने उछाले और 6 के 6 पे नंबर क्या आने चाहिए, डिफरेंट। यानी कि मैंने आपको कहा कि 6 डाइस के ऊपर आप डिफरेंट नंबर लेके आओ। अब पहले डाइस के ऊपर जो नंबर लेके आ सकते हो वो 6 में से कोई एक लेके आ सकते हो ना, यानी कि 6 ले आओ, 5 ले आओ, 4 ले आओ, 3 ले आओ, 2 ले आओ, 1 ले आओ, मतलब आपके पास 6 चॉइस है। लेकिन जब दूसरे डाइस को आप उछालोगे ना तो आप 6 में से नहीं, एक तो आप लेके आ चुके, मान लो आपका 5 आ गया, तो ये 5 आप दोबारा नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे क्या आएगा फिर 6 4 3 2 1, यानी कि आपकी चॉइस बच्चों एक क्या हो जाएगी, कम। ऐसे ही उस पर 4 आएगा, उस पर 3, उस पर 2, लास्ट में सिर्फ आपको एक ही डिजिट बचेगा जो आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। 6 से 6 कट गया, 3 2 जा 6, ये 6 कैंसिल, और बच्चों ये 2 पे कैंसिल कर दो, और ये कितना हो जाएगा अपना 3 जा, और ये 2 और ये 3 जा, ऊपर कितना आ गया अपना 5, नीचे कितना आएगा 9 इंटू 36, 9 इंटू 36 कितना होता है 324, 5/324 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है इसका। 6 के 6 डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे ना बच्चों वो अलग अलग आएंगे। पहले डाइस के ऊपर आपकी मर्जी है, कोई भी एक नंबर ले आओ आप 6 में से, बट दूसरे डाइस के ऊपर एक चॉइस कम हो जाएगी। जो नंबर पहले डाई के ऊपर आप लेके आ चुके हो वो दूसरे पे नहीं लेके आ सकते, तो एक एक चॉइस कम करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा।
इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल डाई विद इन ए ईयर, मतलब एक साल के अंदर अंदर इनकी डेथ हो जाएगी, वो ए की डेथ होएगी उसकी प्रोबेबिलिटी है पी, और बी की डेथ होएगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है क्यू। प्रोबेबिलिटी बताओ आप कि ओनली वन ऑफ देम विल बी अलाइव एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल खत्म होने के बाद दोनों में से केवल एक ही जिंदा बचेगा। अलाइव का मतलब जीवित रहना, एक ही जिंदा बचेगा, मतलब या तो ए जिंदा बचेगा या फिर बी, यानी कि अगर ए जीवित बचेगा तो पी ए, तो बी को मरना पड़ेगा, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट। वही बात है ना कि ए और बी दो पर्सन है, सिर्फ दोनों में से एक ही सच बोलेगा तो ए सच बोलेगा, तो बी झूठ बोलेगा, बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ए जिंदा रहेगा तो बी को जिंदा नहीं रहना पड़ेगा, और अगर बी जिंदा रहा तो ए को मरना पड़ेगा, यही क्वेश्चन तो है। अब बताओ ए जिंदा रहे यानी कि कितना है ये, या आप ये मान लो जिंदा रहे या मर जाए, ए मर जाए तो बी नहीं मरेगा, बी मर जाए तो ए नहीं मरेगा, आप एक ही बात है ना। तो एक की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो पी है, एक की प्रोबेबिलिटी पी है तो दूसरे की क्यू नहीं, कितनी, 1 माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट की। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर क्यू है तो इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 माइनस पी हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, पी माइनस पी क्यू, और प्लस में क्यू माइनस पी क्यू, तो यानी कि पी प्लस क्यू माइनस के 2 पी क्यू। अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर वेन डायग्राम अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ये कहता है ए और बी दो इवेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, यानी कि इन चार पॉसिबिलिटी में से कहता है कौन सी पॉसिबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती कि दोनों में से सिर्फ केवल एक ही हो। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है और पूछा क्या गया है। ये है एग्जैक्टली दोनों में से सिर्फ एक ही हो, यानी कि या तो सिर्फ ए हो या सिर्फ बी हो। बच्चों ये हिस्सा क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि ए डिफरेंस बी, ए ओनली बोलते हैं, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों, बी ओनली बोलते हैं ना, इस हिस्से को बोलते हैं बी ओनली, और इस वाले हिस्से को आप क्या बोलते हो, ए ओनली या ए माइनस बी। ये कहता है दोनों में से सिर्फ एक हो, यानी आपको निकालनी क्या है, या तो ए माइनस बी हो या बी माइनस ए, इन दोनों की बच्चों क्या निकालनी है आपको, यूनियन। ये आपसे पूछा गया है, ये आपका क्या है, आंसर है। तो ये कहता है कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को कौन सी एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करती। मतलब हो सकता है इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसकी और इसकी यूनियन को, है ना। इनमें से चार में से कहता है तीन तो इसकी यूनियन को रिप्रेजेंट करती है, एक ऑप्शन ऐसा है जो रिप्रेजेंट नहीं करती, वो ऑप्शन आपको छाटना है। आप ये बताओ, पहला ऑप्शन पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा, आप खुद देख लो। ये ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो मुझे ये निकालना है। मैं कहता हूँ पी ए क्या होती है, पी ए होती है बच्चों ए माइनस बी और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी। भाई पी ए पूरा सर्कल मेरे को लेना है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मैं अगर ऐड कर दूं तो पूरी पी ए आ जाएगी ना मेरी। इसी तरह से पी बी क्या होती है बताओ, पी बी वो होती है पी बी माइनस ए और प्लस में पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन मुझे तो क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है बच्चों इन दोनों का सम। आप मेरे को बताओ, अगर इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब पी ए माइनस बी प्लस पी बी माइनस ए जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए प्लस पी बी, और ये दो बार माइनस होएगा ना। तो देखो जो पहली एक्सप्रेशन है वो तो सही है, मतलब कि ये तो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पी ए डिफरेंस बी प्लस पी बी डिफरेंस ए को ही तो रिप्रेजेंट करती है। समझ रहे हो आप मेरी बात। दूसरा, अब मैंने आपको कितनी बार वेन डायग्राम के अंदर बताया कि इसके चार नाम होते हैं, एक तो ए डिफरेंस बी, या इसको बोलते हैं क्या, ए ओनली, या इसको बच्चों क्या बोलते हैं, ए का इंटरसेक्शन कर दो किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बताया ना मैंने आपको, ए का इंटरसेक्शन कर दो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो देखो ये वही तो है, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए डिफरेंस बी, और ये बी का इंटरसेक्शन कर दो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होता है, बी डिफरेंस ए। तो ये वही है, ठीक है, ये भी मतलब कि ठीक लिख रखा है। तीसरा देखो, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है दोनों सर्कल, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है बीच वाला हिस्सा। दोनों पूरे सर्कल में से बीच वाला हिस्सा घटा दो तो यही तो बच गया ना, ठीक है, मतलब ये भी सही है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका बच्चों क्या है, रोंग है, ये नहीं है। अब कई बच्चे ये समझते हैं कि ये रोंग क्यों है, हो सकता है एक ऑप्शन ये देके और ऑल ऑफ दीज दे देता वो, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस लास्ट वाले ऑप्शन का मीनिंग क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का एग्जाम में क्या तरीका आपका होना चाहिए। जिसको वेन डायग्राम के देखो बहुत अच्छी 100% नॉलेज है ना, उसको तो समझ आ गई ये चीज़ें, बट जो ये समझता है कि कुछ कुछ चीज़ें अपने को समझ आती है, कुछ चीज़ें नहीं आती, उसको इस मेथड से सारी चीज़ें समझ आएगी। आप है ना 1 2 3 4 मेथड मेरे कहने से आप यूज कर लो, है ना। 1 2 3 4 मेथड बहुत ज़्यादा कारगर मेथड है।
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का बच्चों मतलब होता है ए के बाहर वाला एरिया, मतलब ए में ना हो वो एलिमेंट। ए में तो देखो 1 2 है ना, तो मतलब आप ये मान लो ये क्या है, 3 + 4 है। अच्छा, आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या है बताओ? वो 1 और 3 है ना, 1 + 3 है, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन लेना है आपको, ठीक है। आपका आंसर है 1 + 3। अब मैं बताता हूँ कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये 1 + 3 के इक्वल नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में ना हो, यानी कि 1 और 4, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बच्चों, 1 और 4। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ना तो ए में हो ना बी में हो? ये 4 है ना, 4 क्या है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है बच्चों, 4। अब आप मुझे बताओ इसने क्या लिख रखा है, ये यानी कि 3 + 4, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 + 4, इसमें से यानी कि 4 माइनस कर दिया, 4 से 4 कट गया, तो ये तो 1 + 3 + 4 आ गया ना। और अपने को तो क्या चाहिए, 1 + 3, मतलब ये नहीं है। तो ये सही कब होता बताओ? जब यहाँ पे क्या लग जाता बच्चों, ये सही हो जाता जब इस 4 को आप 2 बार माइनस करते हैं, यानी कि ट्वाइस लग जाता है यहाँ पे, है ना। जैसे स्टार्टिंग पहला ऑप्शन है ये आपका इक्वल होता बच्चों क्या, a माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए के। तो इस मेथड से आपको कितना आसान लगा ये क्वेश्चन, ये रिजेक्ट करने में कि ये केस गलत क्यों है, मतलब कि इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आप 1 2 3 4 मेथड का यूज करके बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि डाइस को 2 बार उछाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 5 या 6 आएगा फर्स्ट थ्रो में। अब की बात देखो, ऑर्डर फिक्स है, पहले थ्रो पे 4 5 6 आना चाहिए और दूसरे थ्रो पे बच्चों 1 2 3 4 में से आना चाहिए, ठीक है। ये 2 डाइस है, एक ये और एक ये। मैं कहता हूँ आप पहले डाइस के ऊपर जो लेके आओगे ना नंबर, वो या तो 4 लेके आओ या 5 या 6, मतलब कि 3/6, क्योंकि 3 फेवरेबल केसेज है। और दूसरे डाइस के ऊपर जो आप लेके आओगे ना बच्चों, वो या तो 1 या 2 या 3 या 4, यानी कि 4/6। तो दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 3/6 × 4/6 यानी कि 12/36। आंसर आ गया 1/3, क्योंकि दोनों पे फिक्स है कि पहले पे ये आने चाहिए, दूसरे पे ये, तो दोनों की अलग अलग जो है प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए 2 डिजिट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब कि दुनिया में जितने भी 2 डिजिट के नंबर होते हैं ना, उनमें से आपने एक नंबर सेलेक्ट किया, वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा बट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 3 का तो मल्टीपल वो होगा, 5 का नहीं होगा। पहले तो आप ये मेरे को बता दो टोटल केसेस कितने होंगे, यानी कि टोटल 2 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं, 90 होते हैं ना। मैथमेटिक्स में टोटल 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 90 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 अप टू 99, यानी कि 99 में से पहले 9 नंबर माइनस कर दो तो 90 आ जाएगा। लेकिन इनमें से आपको जो नंबर सेलेक्ट करना है ना, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आप मेरे को ये बता दो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 3 के मल्टीपल्स सिर्फ इनमें से 12 से स्टार्ट होगा, 12 15 18 और अप टू 99। अच्छा, ये एपी है, एपी में लास्ट टर्म 99 है, तो कितनी टर्म होगी आप ये कर लो, या फिर ऐसे कर लो ना, अगर ये 3 से स्टार्ट होते तो 99/3 यानी कि 33 होते, बट ना तो 3 है ना 6 है ना 9 है, मतलब कि वो 3 हटा दो, 30 नंबर है ये, है ना। ये कितनी टर्म है बच्चों, 30 टर्म है। बट ये 30 टर्म आपके फेवरेबल केसेस नहीं है, क्योंकि आपको कहा गया है कि 3 के मल्टीपल होने चाहिए बट 5 के नहीं होने चाहिए। इन 30 टर्म में से कुछ टर्म ऐसी है जो 5 के भी मल्टीपल है। कौन सी, जैसे 15 है, फिर 30 आएगा, फिर 45 आएगा, यानी कि बच्चों कौन सी होगी, जो 15 के मल्टीपल से है ना। तो जो 15 के मल्टीपल है ना बच्चों, वो 3 के भी है और 5 के भी है, दोनों आपको पता है। एलसीएम 3 और 5 का 15 होता है। 15 के 15 30 45 60 75 और 90, मतलब कि 6 आइटम ऐसी है जो कॉमन है। तो अपने फेवरेबल केसेस कितने हो गए बताओ, 30 में से 6 माइनस कर दो, कितने हो गए 24। तो आंसर कितना आ गया 24/90, 6 पे काट दो, 6 4 जा और 6 15 जा, आंसर आ गया 4/15। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझना है कि 3 के मल्टीपल तो होने चाहिए बट उसमें से 5 के मल्टीपल हटा दो। तो 3 वाले मल्टीपल में से ऐसे कौन से नंबर है जो 5 के भी मल्टीपल है, मतलब कि जो 3 और 5 का एलसीएम 15, जो 15 के मल्टीपल है ना, वो कॉमन है, तो कॉमन वाले हटा दो, बाकी आपके आंसर आ जाएंगे 24। 20th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, 2 डाइस को हमने एक साथ उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, फिर मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 1, ये तो अपना फेवरेट एक्सप्रेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 1 की, तो कि दोनों में से कम एक डाइस पे विल शो ए नंबर ग्रेटर देन 3, मतलब कि जैसे आपने ये 2 डाइस उछाले, आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल केस तो 36 होते हैं, दोनों में से कम एक डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा ना बच्चों, वो 3 से बड़ा होना चाहिए। आप मेथड 1, मैं वही एटलीस्ट 1 वाला मेथड बता रहा हूँ, मेथड 1 में उल्टा मेथड सीख रहा हूँ ना, रिवर्स मेथड, रिवर्स
मेथड। रिवर्स मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि आप है ना ये निकाल दो 1 में से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 में से आप वो प्रोबेबिलिटी घटा दो एक भी डाई के ऊपर 3 से बड़ा नंबर ना आए, है ना। प्रोबेबिलिटी घटा दो क्या, नो डाई विल शो ए नंबर ग्रेटर देन 3, मतलब कि एक में से आप वो प्रोबेबिलिटी हटा दो कि दोनों में से किसी डाइस के ऊपर 3 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो बाकी जो केस रह जाएंगे वो कौन से रह जाएंगे कि कम से कम एक पे तो 3 से बड़ा आएगा। अच्छा 3 से बड़ा नहीं आएगा बच्चों, 3 से बड़ा नहीं आएगा इसका मतलब या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3। अब ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें 3 को क्यों इंक्लूड किया। यहाँ पे 3 से बड़ा नहीं आएगा हम ये कह रहे हैं, तो मतलब 3 तो आ सकता है ना, 3 से बड़ा थोड़े हो सकता है। तो इसमें भी 1 2 या 3 आया होगा। तो यानी कि पहले डाइस के ऊपर अगर 3 से बड़ा नंबर नहीं आया तो मतलब इन 3 में से कोई आया होगा 3/6, और दूसरे के ऊपर भी 3/6। तो यानी कि 1 में से 1/4 घटा दो, आंसर कितना आ गया आपका 3/4। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ना, 3/4। अच्छा मेथड 2 देख लो इसका। मेथड 2 में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो 3 डाइस का क्वेश्चन है। ऐसे ही मान लो 5 का होता, 10 का होता, फिर हम ये मेथड नहीं लगा सकते। 2 डाइस का क्वेश्चन है ये, इसलिए लगा सकते हैं। देखो इसमें ऐसे मैं कहता हूँ एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन है कि कम से कम एक डाई के ऊपर तो आए। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि हो सकता है पहले डाई के ऊपर नंबर 3 से बड़ा आ जाए और दूसरे पे ना आए। समझ रहे हो आप मेरी बात। इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि पहले डाई पे 3 से बड़ा ना आए, दूसरे पे आ जाए, या आप ये कह सकते हो तो दोनों के ऊपर आ जाए 3 से बड़ा। कह सकते हो ना। आप बताओ पहले डाइस के ऊपर नंबर 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कौन सा होता है। देखो 3 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, 4 5 6। और 3 से बड़े ना आए, 3 से बड़े ना आए तो यानी कि वो या तो 3 आएंगे या 2 आएगा या 1 आएगा। पहले डाइस के ऊपर मैं कहता हूँ 3 से बड़ा आ गया मतलब कि 3/6, और दूसरे पे 3 से बड़ा ना आए मतलब ये भी 3/6 है ना। मतलब कहने का ये कितनी होगी कुल मिला के 1/4 होगी ना। अब मैं कहता हूँ हो सकता है पहले पे 1 से बड़ा ना आए, मतलब वही 1/2 हो जाएगी, है ना। और दूसरे पे 3 से बड़ा आ जाए, ये भी कितनी होगी आपकी 1/4। फिर मैं कहता हूँ दोनों पे ही 1 से बड़ा आ जाए मतलब 1/2 और इंटू 1/2, यानी कि ये भी क्या होगी 1/4। तीनों को ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया 3/4। बट ये तो आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ये मेथड यूज मत करना, क्योंकि ये तो डाइस सिर्फ 2 थे तो केस 3 बन गए। डाइस अगर मान लो 4 होते ना तो केस बहुत सारे बन जाते, तो फिर आपको यही केस यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द डिजिट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 का यूज करके आप जितने भी 5 डिजिट के नंबर बना सकते हो एक बार यूज करना है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। विल बी डिविजिबल बाय 4। देखो इस क्वेश्चन में अगर ये परमोटेशन का क्वेश्चन होता तो आपसे क्या पूछता कि 1 2 3 4 5 डिजिट्स का यूज करके और 5 डिजिट के आप टोटल कितने नंबर बना सकते हो जो 4 के मल्टीपल हो, जो 4 से डिवाइड होते हो, है ना। ये तो परमोटेशन का क्वेश्चन हो गया। प्रोबेबिलिटी में क्या कहता है कि टोटल केस में से, टोटल नंबर्स में से ऐसे कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल होते हैं। तो टोटल नंबर्स बता दो, टोटल नंबर्स, यानी कि चाहे वो 4 के मल्टीपल हो चाहे ना हो, 5 डिजिट का यूज करके 5 डिजिट के कितने नंबर बच्चों बना सकते हो आप 120, है ना। बट हम निकालना चाहते हैं इनमें से वो कितने नंबर है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है क्या। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अपने मन में सोचो क्या होता है, कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ये कैसे पता करते हो बच्चों। जब लास्ट के 2 डिजिट, एक नंबर लिख दिया मैंने 1 2 3 0 5 7 9 1 2, और मैं आपसे पूछूं बताओ ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करना, बस लास्ट के 2 डिजिट को कर लो। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं ना तो ये पूरा नंबर भी बच्चों 4 से डिवाइड होगा। यानी कि मेरे को 4 से डिवाइड करना है इस नंबर को, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। मतलब कि लास्ट डिजिट तो इवन आना चाहिए ना, क्योंकि जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो तो 2 से तो होना ही चाहिए। और 2 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है, जब यूनिट डिजिट क्या होता है उसका इवन, यानी कि 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो। इनमें से इवन डिजिट कौन से बच्चों, एक 2 है और एक 4 है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 5 डिजिट के आपको नंबर बनाने हैं ना, 5 डिजिट के नंबर। मैं कहता हूं जो यूनिट प्लेस है मेरा ये वाला, इसको क्या बोलता हूं मैं, यूनिट प्लेस। यहाँ पे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, इसके अलावा तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि 1 3 5 में से कोई आ गया तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ओड नंबर हो गए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पहले एक बार मैं फिक्स कर देता हूँ किसको, 2 को। मैंने 2 को फिक्स कर दिया, मतलब कितनी चॉइस है यहाँ पे फिल करने की, एक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात,
सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि यहाँ पे 2 आ गया तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे 4 आ गया तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे 12 की जगह अगर मैं मान लो 14 लिख दूँ तब भी तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा ना। तो यानी कि लास्ट में 2 आना या लास्ट में 4 आना ये गारंटी नहीं देता कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। हाँ, लास्ट के 2 डिजिट मिलके 4 का मल्टीपल होने चाहिए। मैंने कहा मैं पहला केस डिस्कस करता हूँ कि लास्ट में क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, 2 फिक्स कर दिया, यानी कि यहाँ पे कितने नंबर लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ एक। अब आप मेरे को ये बता दो, अगर यहाँ पे 2 लिख दिया आपने, यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ आप क्या क्या लिख सकते हो, इनमें से 2 लिख दिया तो 2 तो नहीं लिखोगे ना। क्या 1 लिख सकते हो, क्या आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 12, 12 4 से डिवाइड होता है। यहाँ आपने 2 लिख दिया तो क्या आप 3 लिख सकते हो, क्या मैं कहता हूँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 32 4 से डिवाइड होता है। यहाँ क्या आप 5 लिख सकते हो, क्या मैं कहता हूँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 52 भी 4 से डिवाइड होता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे टेंस प्लेस पे जो मेरी चॉइस है वो कितनी है बच्चों, 3 चॉइस है। कौन कौन सी, या तो मैं 1 लिखूंगा या 3 लिखूंगा और या क्या लिखूंगा बच्चों, 5 लिखूंगा। ठीक है, बस अब तो क्वेश्चन खत्म, आगे के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 प्लेस फिल हो चुके, 3 रह गए और 3 ही डिजिट, तो 3 डिजिट 3 प्लेस कितने, 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू चॉइस कितनी है, 3 इंटू 1, तो यानी कि 18 केस तो बच्चों ये आगे समझ गए आप 18 कैसे आए। अब केस 2, केस 2 को ध्यान से समझना है ना। केस 2 में मैं क्या करूंगा, मैंने 2 को फिक्स किया था ना, अब मैं क्या करता हूँ, एक चॉइस है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, 4 को फिक्स कर दिया। अब ध्यान से समझना, मैं 4 को फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 मैंने अगर लिख दिया तो आप मेरे को बताओ क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 4 14 14 4 से डिवाइड नहीं होता। क्या 2 लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ, 24 4 से डिवाइड होता है। क्या 3 लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता, क्योंकि 34 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 तो लिख ही नहीं सकता। और क्या 5 लिख सकता हूँ, क्या 5 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि 54 भी बच्चों 4 से डिवाइड नहीं होता। तो यानी कि मेरी एक ही चॉइस है यहाँ पे, कौन सी, सिर्फ 2 लिखने की है ना, 2 ओनली। बस आगे तो 3 2 और 1 कितने आगे बच्चों, 6, तो 6 इंटू 1 इंटू 1 ये आगे 6 नंबर, तो 18 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, तो बच्चों कितने आगे टोटल 24। 24 ऐसे नंबर है इन 120 में से जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, इसके ना कम ना ज़्यादा। तो अपना प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई फिर बताओ, फेवरेबल अपॉन में टोटल 1/5। तो मैंने कहा आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन से, और प्रोबेबिलिटी तो आपके साथ साथ में हो ही जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझो, नीचे क्या आते हैं फेवरेबल, ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल। टोटल का मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप 5 डिजिट का यूज करके बिना डिजिट्स को रिपीट किए 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, उनको टोटल केसेस बोलते हैं। फेवरेबल का मतलब जो कंडीशन लगी है कि उन 120 नंबर में से ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हो। 4 से डिवाइड होने वाले का मैंने आपको पूरा रूल बता दिया, ये मैंने आपको पिक्चर बना के दिखा दी। अब आपका काम है कि आपको किस तरीके से आप इसको समझते हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, एक टिकट हमने 50 टिकट्स में से सिलेक्ट की है और उन 50 टिकट्स पे नंबर लिखे हुए हैं 00 01 02 03 ऐसे 49 तक है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 49 तक जाएगी। ये 50 टिकट है, हमने उनमें से एक टिकट सिलेक्ट की है बच्चों, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द सिलेक्टेड टिकट इज 8। इफ कह दो, या बच्चों यहाँ पे गिवन दैट लिखा आ जाए, कभी भी इफ या गिवन दैट वर्ड लिखा जाए ना, आप समझ जाना ये क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है ना। किसका है बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। और मैंने क्या बताया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जिसके आगे इफ लगा है वो जो इवेंट है ना, उसके जितने भी केसेस बनते हैं उसी को आपको सैंपल स्पेस मानना है। तो यहाँ पे आप मेरे को बता दो कि सैंपल स्पेस में 50 टिकटें नहीं है आपके पास, सैंपल स्पेस में सिर्फ आपके पास वही टिकटें हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कौन कौन सी टिकट है, जिन, अब देखो आप एक टिकट निकालोगे, उसके ऊपर नंबर हो सकता है लिखा जाए 13, हो सकता है उसके ऊपर नंबर लिखा जाए 02, ये वाला नंबर है ना, सिर्फ 2 नहीं 02, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। हो सकता है लिखा आ जाए 48। आपको वो टिकटें सैंपल स्पेस में काउंट करनी है जिनमें डिजिट्स की प्रोडक्ट, यानी कि जो दोनों डिजिट है, जैसे ये दोनों डिजिट है, जैसे 0 और 3 है, जैसे 4 और 9 है, इन दोनों डिजिट्स की जो प्रोडक्ट है ना बच्चों, वो 0 आनी चाहिए। अब आप एक बात सोचो, दोनों डिजिट्स की प्रोडक्ट 0 तभी आएगी जब दोनों में से एक डिजिट आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 0 हो। यानी कि बताओ, क्या 0 0 अगर लिखा आ गया उस पर तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि 0 इंटू 0 क्या होता है 0। फिर ऐसे आप समझ गए 01 02 03, यानी ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कोई अगर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देगा ना अच्छे से, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, आपको 100% समझ आएगी, ठीक है। और जितने ज़्यादा नए क्वेश्चन आप करोगे, फिर चांस हो जाएंगे कि एग्जाम में उन्हीं में से आपके जो है क्वेश्चन आ जाए। 08 09 हो गया, फिर बताओ और 10, फिर क्या आएगा 20, फिर 30 और फिर 40। यही नंबर बच्चों ऐसे होते हैं
जिनके डिजिट्स की प्रोडक्ट 0 आएगी। कितने नंबर हो गए? देखो ये 9 10 तो ये हो गए, 1 2 3 4 यानी कि टोटल 14 टिकट्स होगी, है ना। यानी आपके सैंपल स्पेस में आपको सिर्फ 14 टिकट्स ही लेनी है, टोटल 50 नहीं लेनी। इनमें से आपकी फेवरेबल कौन सी है? जिनमें सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द सिलेक्टेड टिकट इज 8। फेवरेबल कौन से हो गए बच्चों? फेवरेबल में इन दोनों डिजिट्स का सम जो है ना बच्चों 8 आना चाहिए। कहने का मतलब जैसे आप इस 0 और 0 को ऐड करते हो तो कितना आया सम? 0। 0 और 1 को ऐड करोगे 1, 0 और 2 को ऐड करोगे 2, 0 और 3 को ऐड करोगे 3, 8 आना चाहिए। तो 8 तो बच्चों इसी से आएगा ना, सिर्फ 0 और 8 से। तो सिर्फ एक केस है आपका, है ना। कितना केस है बच्चों? एक। तो बस आंसर प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/14। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप फेवरेबल केसेस में कौन से लोगे? जिनमें टिकट के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों डिजिट्स का सम 8 आना चाहिए। और आप देख लो इन 14 केस में से सिर्फ एक ही केस ऐसे है कि इन दोनों डिजिट्स को ऐड करने से 8 आ रहा है, बाकी किसी से नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरा डिजिट तो आपका क्या है? 0 है ना। तो एक डिजिट क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और एक ही केस इसमें पूरे में से ऐसा है 14 में से जिसमें एक डिजिट आपका कितना बच्चों? 8 है। तो 1/14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। बट जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को लग सकता है ना, वो ये लग सकता है। बट मैं कहता हूँ अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ी है, मेरा पूरा लेक्चर देखा है, तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि पहली बार में अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इसको सोल्व कर पाएंगे। बट समझने के बाद मैं जब आपको समझा दूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका मीनिंग क्या है, वही मीनिंग है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है, जनरल मीनिंग। फिर आप इस क्वेश्चन को या इस जैसे और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। इसमें कहता है 3 नंबर हमने चूज किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस सेट, यानी कि 1 से लेकर 8 तक नंबर है, उनमें से हमने बच्चों कितने नंबर लिए हैं? 3। अगर और कुछ ना होता तो टोटल केसेस कितने होते हैं? 8C3। 8 में से 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 8C3। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट देयर मिनिमम इज 3 गिवन दैट, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया ना, इफ लिखा जाएगा गिवन दैट देयर मैक्सिमम इज 6। कहने का बच्चों मतलब ये है कि आप जो 3 नंबर सेलेक्ट करोगे ना, मैंने क्या कहा था आपको? गिवन दैट का मतलब क्या होता है? आप क्या मान लो? इसको सैंपल स्पेस मान लो, लेकिन यहाँ पे एक की बजाय 2 नहीं 3 नंबर सेलेक्ट किए ना, तो वो आपको क्या थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। आप बेसिक मेथड पे आओ। मैंने आपको क्या बता रखा है? जो गिवन दैट लिखा होता है उसको क्या मानते हैं? बी। और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको क्या मानते हैं? इवेंट ए। ए इवेंट को मान लो बच्चों क्या है? मिनिमम इज 3। इसका मतलब ये होता है कि आप जो 3 नंबर निकालोगे ना 1 से लेकर 8 तक में, उन 3 नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है वो 3 हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। मतलब ना तो आप 1 निकाल सकते, ना आप 2 निकाल सकते। आप कम से कम कितना निकालोगे बच्चों? 3। यानी कि ए के फेवर में कौन कौन से केस काम करेंगे? 3 4 5 6 7 8। मैंने बेसिक मेथड में आपको बता रखा है, जब ए के केस लिखते हो तो बी को आप इग्नोर करते हो, है ना। और जब बी को लिखते हो तो ए को इग्नोर कर दो। बी क्या है बच्चों? जो आप 3 नंबर निकालोगे ना, उन तीनों में से मैक्सिमम 6 होना चाहिए। मतलब ना तो आप 7 निकाल सकते, ना 8 निकाल सकते, है ना। बी क्या है बच्चों? मैक्सिमम इज 6। यानी कि या तो आप क्या निकालो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, इंटरसेक्शन, दोनों में इंटरसेक्शन देख लो। इंटरसेक्शन कौन से बच्चों? देख लो 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये दोनों में क्या है? इंटरसेक्शन है। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो पी ए ओब्लिक बी होती है ना, मैंने आपको बता रखा है। और पी ओब्लिक बी क्या होती है? ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे क्या होती है बच्चों? पी बी। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? देखो 4। बट आपको निकालनी कितनी है? इसमें से 3 टिकटें निकालनी है ना, 3 नंबर निकालने हैं। तो 4 में से 3 निकालो, यानी कि 4C3। और पी बी, बी में कितने बच्चों? 6 एलिमेंट, तो यानी कि 6C3। और यही आपका आंसर है। 4C3 होता है 4 और ये होता है बच्चों कितना? 20। आंसर कितना आ गया आपका? 1/5। तो आई थिंक इन 23 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी। हम और ऐसे लेक्चर में लेके आता रहूँगा जिसमें मैं क्वेश्चन चाहे 20 कराऊँ, बट उन 20 क्वेश्चन के जरिए आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ताकि एग्जाम के अंदर अगर उस तरह के या उससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कम से कम सोल्व करने का तरीका पता लगे कि इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। क्योंकि आज कोई भी बच्चों इतना आसान एग्जाम नहीं रहा कि आप सोचो कि बिल्कुल आसान आसान चीज़ें पढ़ के चले जाएं और एग्जाम में बैठते ही क्वेश्चन सोल्व करने हमारे को आ जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इजी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आपका एग्जाम पहले ही मान के चल लेना कि आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो एग्जाम की। आसान पेपर आज कोई भी नहीं आता, कंपटीशन बहुत टफ है। आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरे इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वो नंबर ले लेंगे। तो आपको कंपटीशन में अगर बने रहना है तो आपको मुश्किल चीज़ें करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। मतलब अपने मेंटल लेवल को इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा एग्जाम पास करने का कोई तरीका है नहीं, है ना। वो मैं आपको करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नए नए
सीखना और उनकी प्रैक्टिस करना वो आपका काम है।